हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शुभम एंड वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द फॉरेस्ट्री। ओके, पिछले वीडियो में हमने देखा था पर्पस ऑफ सिल्वीकल्चर को। उसके पिछले वीडियो में हमने सिल्वीकल्चर क्या है उसके बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे सिल्विक्स की। तो चलिए हम देखते हैं सिल्विक्स है क्या। देखिए, सिल्वीकल्चर से मिल रिलेटेड कुछ सिमिलर टर्म आपको यहाँ दिख रहा है। सिल्विक्स, एक्चुअली सिल्विक्स क्या होता है? ये एक प्रकार की स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो ट्रीज की रिक्वायरमेंट होती है और ट्रीज का जो ग्रोथ प्रोसेस होता है उसको हम स्टडी करते हैं सिल्विक्स के अंदर, एंड ट्री को पहचानना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन जो है, सिल्विक्स इज द स्टडी ऑफ रिक्वायरमेंट एंड प्रोसेस ऑफ ट्री ग्रोथ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्री इन अकॉर्डेंस विद नेचर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ हम सिल्विक्स में क्या देखेंगे कि जो ट्री की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ की, प्रॉपर ग्रोथ की, और जो ट्री ग्रोथ का प्रोसेस है विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रीज हम देखेंगे सिल्विक्स के अंदर। अब देखिए, जो प्लांट्स है, प्लांट्स को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं कैसे? तो हर्ब्स में, शर्ब्स में और ट्री में। ठीक है, हम लोग जनरली आम भाषा में बोल देते हैं, किसी भी छोटे प्लांट को भी हम लोग बोलते हैं अरे पौधा है। ठीक है, बट एक्चुअली क्या है, जो पौधा है, पेड़ है, ये दोनों आपस में अलग है। हमें भले ही बोलचाल की भाषा में हमको लगता है कि नहीं यार, पौधा भी है, पेड़ भी है, लेकिन ये दोनों अलग हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने प्लांट को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया, हर्ब्स, अगला है आपका श्रब्स, एंड तीसरा है ट्री। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हर्ब्स क्या है। हर्ब्स हम उसे कहेंगे जो स्मॉलेस्ट प्लांट होता है, सबसे छोटा प्लांट हर्ब्स जनरली उसे कहा जाता है। Any seed producing plant then does not develop persistent wood tissue above the ground। ऐसे प्लांट जो कि छोटा हाइट का हो और क्या है कि वुडी टिश्यू उसमें ना हो, ठीक है, एकदम सॉफ्ट एंड टेंडर हो, ग्रीन फ्लैशी टाइप का आपको दिखे, तो उसको आप हर्ब कह सकते हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो क्या है, 1 मीटर से लेस होनी चाहिए। मैंने यहाँ लिखा भी है स्मॉलेस्ट प्लांट, दैट मीन्स कि ऐसा कोई भी प्लांट जो कि शीड प्रोड्यूस कर रहा हो उसकी हाइट क्या है, 1 मीटर से कम होनी चाहिए, और उसमें वुडी स्टेम नहीं होना चाहिए, वुडी टिश्यू नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कि क्या है, वो फ्लैशी होना चाहिए, हरा होना चाहिए, टेंडर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हर्ब्स कहेंगे। अब देखिए, हर्ब्स को भी हम लोग क्लासिफाई किए हैं दो भागों में, एक तो है फॉब्स, एक है ग्रासेस। ठीक है, जैसे फॉब्स किसे कहेंगे कि ऐसे हर्ब्स जिनके जो लीव होते हैं वो ब्रॉड लीव होते हैं, ठीक है, चौड़ी पत्तियां होती हैं उनकी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग फॉब्स कहेंगे। ठीक है, एंड ग्रासेस जिनकी पत्तियां जो होती है लंबी लंबी होती है एंड पैरेलल वेनेशन जिसमें होता है, उसको हम लोग ग्रासेस कहेंगे। जनरली ये मोनोकोटिलेडन्स जो होते हैं वो ग्रासेस में आते हैं, और जो डाइकोटिलेडन होते हैं वो फॉब्स में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ डेफिनेशन दिया गया है। हर्ब्स आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए वस्कुलर प्लांट दैट रिमेन सॉफ्ट और सकलेंट एंड डज नॉट डेवलप वुडी टिश्यू इज नोन एज हर्ब्स। ठीक है, ये डेफिनेशन जो है बोहमोंट ने 1983 में दिया था, तो आप इसको कहीं भी एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं शब्द को। शब्द क्या है, देखिए हर्ब्स में हमने जैसा बताया था कि वुडी टिश्यू नहीं होता है, बट शब्द में क्या है, यहाँ पे आपको वुडी पेरेनियल मिलेगा। बट नेक्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, वुडी पेरेनियल तो होगा बट इसमें एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेम होगी। ठीक है, ये डेफिनेशन सैप द्वारा दिया गया है, सोसाइटी ऑफ अमेरिकन फॉरेस्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो शब्द में क्या होगा, वुडी टिश्यू होगी, बट वो जो श्रब्स होगा वो क्या है, जो वो प्लांट जो है उसमें कोई भी वेल डिफाइंड आपको स्टेम नहीं मिलेगा, है ना। यूजुअली विद सेवरल स्मॉल स्टेम्स, नन ओवर 3 इंचेस इन डीबीएच और 7.5 सेंटीमीटर इन डीबीएच एंड जनरली अंडर 20 फीट और 7 मीटर। यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा प्लांट जो कि पहला क्या है, जिसमें कि वुडी पेरेनियल हो, वुडी टिश्यू हो, है ना, हार्ड हो थोड़ा, बट उसमें क्या होना चाहिए कि जो स्टेम है, कोई भी एक वेल डिफाइंड स्टेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग ट्रीज में देखते हैं क्या होता है, एक लंबा सा स्टेम होता है जिसकी विड्थ भी अच्छी खासी होती है, सरकमफेरेंस अच्छा होता है, एंड देन फिर ब्रांचिंग हम लोग देखते हैं। बट श्रब्स के केस में ऐसा नहीं है, उसमें क्या है, जो वेल डिफाइंड स्टेम होता है वो एब्सेंस होता है। हाँ, उसमें आप दो चार स्टेम हो सकते हैं, बट किसी भी स्टेम का जो डीबीएच होता है, डीबीएच अगर आप नहीं समझ रहे हैं
तो मैं बता देता हूँ, डीबीएच का मतलब है डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक निश्चित हाइट पे क्या करते हैं, वहां का हम लोग उस डायमीटर को मेजर करते हैं उस स्टेम का, और वो डायमीटर जो होना चाहिए वो 7.5 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। डीबीएच को मैं फर्दर वीडियो में और डिटेल में आपको बताऊंगा। डीबीएच जो होता है, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, इंडिया में जो है वो 1.37 मीटर है ना। फर्दर आगे की वीडियो में मैं डिटेल में इस पर बात करूंगा। एंड जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 7 मीटर से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग श्रब्स की कैटेगरी में देंगे। अब श्रब्स को भी हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। पहला तो सब श्रब, लो श्रब, मीडियम श्रब एंड टॉल श्रब। सब श्रब किसे कहेंगे, क्योंकि सबसे छोटा प्लांट हो। ठीक है, श्रब्स में भी जो सबसे छोटा हो उसको हम लोग सब श्रब बोलेंगे। इसकी हाइट जनरली क्या होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लो श्रब्स की बात करें तो ये 15 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा। देन मीडियम श्रब्स 1 मीटर टू 2 मीटर। ओके, मैक्सिमम ये 2.5 मीटर से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम ये 2.5 मीटर जाएगा, ये मीडियम श्रब है। और टॉल श्रब जो है उसकी हाइट क्या है, 2.5 मीटर से एक्सीड कर सकती है। तो ये हो गया आपका टॉल श्रब। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं ट्री। हमने हर्ब्स को डिफाइन किया, श्रब्स को डिफाइन किया, अब ट्री को डिफाइन करते हैं। ट्री भी क्या है, ये भी सेम जैसा कि हम लोगों ने श्रब्स को देखा था, ये भी वुडी पेरेनियल है। बट यहाँ क्या होता है कि ये जो ट्री है ये टिपिकली श्रब से लार्जर होता है, एंड इसके पास एक वेल डिफाइंड स्टेम होता है ना। यहाँ देखिए, ए वुडी पेरेनियल प्लांट टिपिकली लार्ज एंड विथ अ वेल डिफाइंड सिंगल स्टेम कैरिंग मोर और लेस डेफिनिट क्राउन। ठीक है, जो यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसे वुडी पेरेनियल प्लांट जिसका जो वेल डिफाइंड स्टेम हो, इसके अलावा उसके पास एक अच्छा खासा क्राउन हो या ना हो, तो हम उसे ट्री कहेंगे। ये डेफिनेशन जो है सैप द्वारा दिया गया है 1983 में। अगली डेफिनेशन जो है ये हमारे एस एस नेगी द्वारा दी गई है। ये देखिए, a tree is a large perennial plant with a well defined woody stem and a well defined crown। इन्होंने यहाँ अपने डेफिनेशन में ऐड किया है कि well defined woody stem होना चाहिए एंड well defined crown होना चाहिए, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, ट्री कहेंगे। आप एग्जामिनेशन में एस एस नेगी जी की डेफिनेशन कहीं भी लिख सकते हो, सो दिस विल बी ओके। अगला है, देखिए अब हम लोग देखते हैं कि ग्रुप ऑफ ट्रीज। ठीक है, हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं उसको हम लोगों ने क्लासिफाई किया 3 पार्ट में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज में। अब हम बात करते हैं ट्रीज की। तो ट्रीज जो है उसमें भी हम लोगों ने ट्रीज को भी ग्रुप किया है, ग्रुप में बांटा है। पहला जो ग्रुप है उसको हम लोग डेसिडुअस के अंदर रखते हैं, डेसिडुअस ट्री के अंदर। और दूसरी जो ग्रुप है उसको हम लोग एवरग्रीन ट्रीज के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि डेसिडुअस ट्री क्या है और एवरग्रीन ट्री क्या है। डेसिडुअस ट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसे ट्री जो क्या करते हैं कि अपने लीव को एक पूरे ईयर में एक टाइम आप उनको देखिएगा तो वो क्या है, बिल्कुल लीफलेस रहेंगे, है ना। तो वैसे ट्री जो होते हैं डेसिडुअस ट्री होते हैं कि साल में कभी ना कभी एक ऐसा समय आता है जिस समय वो विदाउट लीफ रहते हैं, तो उन ट्री को हम लोगों ने डेसिडुअस ट्रीज के कैटेगरी में रखा गया है। ए ट्रीज दैट लूजेस इट लीव्स इन द फॉल, फॉल विंटर सीजन और वंस इन ईयर। जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रीज क्या करते हैं कि विंटर सीजन में वो अपना लीफ फॉल कर देते हैं। ठीक है, उसके पीछे ये रीजन क्या है, मैं बता रहा हूँ। मोस्टली हर एक ट्री ऐसा नहीं करता, बट मोस्टली ऐसा करते हैं कि विंटर में वो क्या करते हैं, अपना लीफ फॉल कर देते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि विंटर सीजन में क्या है, जो टेम्परेचर कम होता है उसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि जो लीव्स जो होते हैं ना, वो अपने आप जो है वो फॉल हो जाता है। दूसरा बेनिफिट क्या है लीफ फॉल का, कि जब लीफ फॉल हो जाएगा तो प्लांट जो है वो अपना जो भोजन है वो कम भोजन में भी अपने आप को सरवाइव करके रख पाता है। और तीसरा ये है कि जब लीफ फॉल होती है तो वो लीफ जो है, जो जमीन पे जाता है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या है, जो ट्रीज है वो विंटर सीजन में भी आसानी से अपने आप को सरवाइव करके रख पाता है। ओके, नाउ देखिए, रिमेन लीफलेस फॉर सम टाइम इन अ ईयर। फेनोलॉजी की बात मैं बता रहा हूँ। अगर आपको डिफाइन करना रहा डेसिडुअस ट्री को इन टर्म्स ऑफ फेनोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी,
ठीक है, तो हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं ये मैं बता रहा हूँ कि फेनोलॉजी के तौर पे हम देखें, फेनोलॉजी का मतलब ये होता है कि किसी भी पेड़ में उसको फल कब लग रहे हैं, फूल कब लग रहे हैं, है ना, कली कब आ रही है, तो ये सभी चीजों को हम फेनोलॉजी के अंदर देखते हैं, है ना, कि उसका क्या टाइम पीरियड है फल लगने का, फूल लगने का, इसको फेनोलॉजी से देखा जाता है। तो फेनोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ऐसे ट्री जो कि रिमेन लीफलेस रहते हैं फॉर सम टाइम इन अ ईयर, साल में कभी भी, इधर वो विंटर हो समर हो, बट कभी भी एक ऐसा टाइम रहेगा कुछ समय के लिए जब वो ट्री आप बिल्कुल लीफलेस देखोगे, तो उसको हम लोग डिसिडुअस ट्री कहेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी के तौर पे अगर हम बात करें तो द ट्री ऑर्गन और ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट सेड नेचुरली, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिडुअस ट्री बोलेंगे। क्योंकि देखिए प्लांट फिजियोलॉजी में क्या है, हम लोगों को जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं उसको कंसीडर करना, तो यहाँ पे बताया गया ट्री ऑर्गन, तो लीफ क्या है, लीफ भी ट्री ऑर्गन है। और क्या है, लीफ क्या है, जो शेड कर दे नेचुरली, खुद से खुद वो क्या करता है, लीफ शेड कर देता है साल में एक बार, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के टर्म में भी डेसिडुअस ट्री बोलेंगे। अगला है देखिए, द वुडी पेरेनियल प्लांट दैट सेट देयर लीव्स बिफोर द विंटर और ड्राई सीजन। ठीक है, हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला कि जनरली तो मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, विंटर सीजन में अपने लीफ फॉल कर देते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो समर में भी करते हैं। तो कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी ऐसा वुडी पेरेनियल प्लांट जो कि अपना लीव को या तो विंटर से पहले फॉल सेट कर दे या ड्राई सीजन, तो वो ट्रीज जो है वो डेसिडुअस ट्रीज के अंदर आते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लेके आपको समझाए, जैसे अकेसिया कटेचू, यहाँ जो आपको लैटिन में लिखा हुआ मिल रहा है ये है आपका साइंटिफिक नेम, एंड ये ब्रैकेट में जो मैंने लिखा है ये कॉमन नेम है। तो अकेसिया कटेचू, इसको कॉमनली हम लोग खैर बोलते हैं। देन है एलियंथस एक्सेल्सा। आगे आइए, ये है बॉम्बेक्सीवा, इसको कॉमनली हम लोग इंडियन कॉटन ट्री बोलते हैं। देन डलबर्जिया सीसो, ये शीशम है जो कॉमन ट्री आप सभी जानते होंगे। देन है मेलिया एजाडेरेक, इसे बकेन कहते हैं। ये जो ट्री है ये बिल्कुल आपको नीम की ट्री जैसा दिखेगा। जो लीव्स होते हैं ये बहुत एकदम मान के चलिए आप 99% बिल्कुल आपको नीम के लीव जैसा मिलेगा, और आप देख के सरप्राइज हो जाओगे कि ये नीम है या फिर बकेन है। अगर आप नहीं जान रहे हो बकेन को तो आप सिंपल उसको बोलोगे कि अरे नहीं ये तो नीम ही है। बकेन को हम लोग मीठी नीम भी बोलते हैं इसीलिए। देन है टेक्टोना ग्रैंडिस, टेक्टोना ग्रैंडिस टीक बोलते हैं। देन है टूना सीलियाटा, इसको कॉमनली हम लोग टून बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लैटिन में मैंने लिख रखा है ये साइंटिफिक नेम है, एंड देन यहाँ ब्रैकेट के अंदर कॉमन नेम है। अगर फिर भी आप लोगों को समझने में और परेशानी हो रही है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं इंडिविजुअल ट्रीज का साइंटिफिक नेम विद कॉमन नेम और पिक्चर के साथ आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट देखिए, हम देखते हैं एवरग्रीन ट्रीज। ठीक है, डेसिडुअस ट्री हमने देख लिया कि जो एक ईयर में किसी भी पर्टिकुलर टाइम वो क्या है कुछ समय के लिए विदाउट लीफ हो, उसको हम लोग डेसिडुअस ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब एवरग्रीन ट्रीज क्या है, तो ट्रीज नेवर विदाउट ग्रीन फॉलिएज और लीव्स। अब यहाँ देखिए क्या है कि ऐसे ट्री जो कि कभी भी आप देख लो पूरे सालों साल वो कभी भी आप उसको बिना पत्ती का नहीं देखोगे, दैट मीन्स कि ऑलवेज द ट्री बियर्स लीव्स। ओके, ट्रीज दैट आर नेवर इंटायरली विदाउट ग्रीन फॉलिएज, फेनोलॉजी। ठीक है, अगर फेनोलॉजी के तौर पे हम बात करें तो ऐसे ट्रीज जो कि क्या है कि सालों भर आप उसमें कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि सारे पत्ते झड़ गए। हो सकता है कि उसमें कुछ पत्ते लगे हों, है ना, पूरा नहीं कंप्लीटली फैल हुआ हो, तो ऐसे ट्री को हम लोग एवरग्रीन ट्रीज बोलते हैं। उसमें थोड़ा पत्ता क्यों ना हो लेकिन जरूर होगा, वो पूरा कभी भी कंप्लीटली नेकेड नहीं होगा। ओके, then tree that remains its foliage through the period of the year and few leaves are shed and replaced with new leaves continuously at the time। देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि एवरग्रीन ट्रीज जो है वो लीफ फॉल करते ही नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। एवरग्रीन ट्रीज क्या है, वो लीफ फॉल करते हैं बट जो उनकी पत्तियां गिरती है तो वो वापस रिप्लेस भी हो जाती है एट द सेम टाइम, सो दैट कि वो जो ट्री है हमारा वो कभी भी कंप्लीटली विदाउट लीफ नहीं होता। ठीक है, देन देखिए नेवर इंटायरली विदाउट ग्रीन फॉलिएज, लीव्स परसिस्टिंग अंटिल न्यू सेट्स हैज अपीयर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो बीसीएफटी द्वारा दिया गया 1953 में कि कंप्लीटली कभी भी वो
नेकेड नहीं होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें लीफ हमेशा रहती है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल्स यहाँ है एबिस पिंड्रो, सीड्रस देवदारा, पाइनस रॉक्सबर्गाई, पाइनस वलिचियाना, पाइनस स्मिथियाना। ये तीनों जो है ये पाइनस की स्पीसीज है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा अलग से, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज के साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम के साथ मैं पिक्चर्स के साथ अपने वीडियो में दिखा दूंगा, सो दैट कि आपको समझने में आसानी हो। वरना ऐसे बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये मैंने क्या लिख दिया, सीड्रस देवदारा क्या है, पाइनस रॉक्सबर्गाई क्या है, पाइनस वलिचियाना क्या है। ओके, अब देखिए हम देखते हैं कि ट्री को आइडेंटिफाई कैसे करें। हमने देखा कि हम लोग सिल्विक्स जो देख रहे थे, सिल्विक्स में क्या है कि हम लोग सिल्विक्स में ट्री के ग्रोथ प्रोसेस को पढ़ते हैं कि वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, उस प्रोसेस को जानते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि ट्री को कैसे आइडेंटिफाई करें, उस चीज पे भी हम लोग बात करते हैं। तो ट्री आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं, जैसे कि लीव्स, बार्क्स, बड्स, फ्रूट्स, ट्विग्स। किसी भी पेड़ के पत्ते को देख के आप बता सकते हो कि वो किस चीज का पेड़ है। बार्क देख के बता सकते हो, उसके बर्ड्स देख के बता सकते हो, फ्रूट्स देख के बता सकते हो, और ट्विग्स देख के बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आप नीम की पत्ती अगर आपको कोई दे दे, तो आप उसको देख के बता दो कि हाँ यार ये तो नीम की पत्ती है ना। क्यों? क्योंकि नीम की पत्ती आप देखे हुए रहोगे तो वो भी सही है, और नहीं तो अगर वो खाओगे आप कड़वा लगेगा तो उससे भी आप बता सकते हो। उसी तरह बार्क होता है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्क होते हैं, क्रोकोडाइल बार्क है, प्लेन बार्क है, बर्ड्स है, देन फ्रूट से आप देख के बता सकते हो, ट्विग्स अरेंजमेंट देख के आप बता सकते हो कि कौन सा ट्री है। तो इन सभी मेथड से हम लोग बता सकते हैं कि ट्री जो है वो कौन सा है, किस फैमिली का है। अब देखिए, जो टिम्बर बेसिस पे हम लोग ट्रीज को क्लासिफाई कर पाते हैं वो कैसे करते हैं। तो टिम्बर बेसिस की अगर हम बात करें तो ट्रीज को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, एक कॉनिफर्स, एक ब्रॉड लीफ ट्रीज, ठीक है। पिछले बार हमने इससे पहले देखा था कि जो ट्रीज को हम लोगों ने बांटा था वो बेसिस ऑफ लीफ फॉल, जो फेनोलॉजी है उसके आधार पे देखा था, एवरग्रीन ट्रीज और डेसिडुअस ट्री। यहाँ पे हम टिम्बर बेसिस पे ट्री को देख रहे हैं, तो दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक कॉनिफर, एक ब्रॉड लीफ ट्रीज, ठीक है। अब देखिए एक एक करके देखते हैं। कॉनिफर्स क्या होते हैं कि कॉनिफर्स को जनरली हम लोग सॉफ्ट वुड भी कहते हैं, ठीक है। एंड ब्रॉड लीफ ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली हार्डवुड कहते हैं। यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिए कि जो हार्डवुड और सॉफ्टवुड मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कॉनिफर का जो वुड होता है वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होता है इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने सॉफ्टवुड लिख दिया, और ब्रॉड लीफ ट्री जो है उनके वुड बहुत हार्ड होते हैं इसलिए हार्डवुड लिखा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल हार्डनेस होता है ये, ठीक है। कॉनिफर्स में क्या होती है कि जो कॉनिफर्स की जो ट्री होती है वो निडल शेप होती है। निडल शेप, आपने पाइन देखा होगा, पाइन की ट्री, जैसे जैसे आप एलिवेशन पे जाते हो, ठीक है, हाइट पे जाते हो, तो वहां पे देखिएगा कि जो ट्री के लीव्स होते हैं ना वो धीरे धीरे निडल शेप में होते जाते हैं, ठीक है। रीजन क्या है कि वो अपना ट्रांसपीरेशन जो रेट होता है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो निडल शेप धीरे धीरे लेते हैं। ये क्या है, एक तरह का एडेप्टेशन है, ठीक है। वहीं ब्रॉड लीव्स ट्री में क्या होता है कि आपको ब्रॉड लीव्स मिलेंगे, है ना, ब्रॉड लीव्स मिलते हैं। कॉनिफर जो होते हैं वो जनरली एवरग्रीन इन नेचर होते हैं, यानी कि आप कभी भी क्या है, साल में कभी भी आप जाओ देखो, वो कभी भी कंप्लीटली विदाउट लीफ नहीं रहेगा। वहीं ब्रॉड लीफ ट्रीज क्या है, जनरली आपको मिल जाएंगे जो कि एक सेकेंड, ओ सॉरी हार्डवुड मैंने लिख दिया। जनरली ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके डेसिडुअस इन नेचर होते हैं, ठीक है। यहाँ हार्डवुड हार्डवुड दो बार आ गया, यहाँ डेसिडुअस होगा, ठीक है। सो जो ब्रॉड लीफ ट्री होते हैं ये जनरली डेसिडुअस इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है जो कॉनिफर्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं, एंड ब्रॉड लीफ ट्री जो वो एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म क्या होता है, तो देखिए ऐसे ट्रीज जिसमें कि क्या हो, सीड जो हो नेकेड हो, कवर नहीं होता, उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्म का मतलब ये होता है कि ऐसे ट्रीज जिसमें जो सीड होते हैं वो कवर होते हैं, ठीक है। जैसे आप मान के चलो, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एप्पल का ही दो, तो उसमें सीड क्या होता है, वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, है ना। वही पाइन में देख लीजिए आप, उसमें क्या वो सीड देखिएगा आपको कोन के जैसे वो बाहर निकला हुआ रहता है, वो फ्रूट्स के अंदर नहीं रहता, वो नेकेड रहता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, कॉनिफर्स किसे कहते हैं और ब्रॉड लीफ ट्री किसे कहते हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ ट्री के बारे में, ठीक है। जो
ट्री जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेजेस आते हैं। मेनली 4 स्टेजेस में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। सीडलिंग स्टेज, सैपलिंग स्टेज, सीडलिंग स्टेज, सैपलिंग स्टेज, पोल स्टेज एंड ट्री स्टेज। अब आइए हम एक एक करके इन सभी स्टेजों के बारे में बात करते हैं। देखिए सीडलिंग स्टेज क्या होता है। सीडलिंग स्टेज वैसा स्टेज है जिस समय क्या है, जो हम लोगों का जो प्लांट है ना, उसका हाइट 1 मीटर से कम हो या 1 मीटर के आसपास हो। इस समय क्या है, जो ट्री होता है, जो प्लांट होता है आपका, वो काफी यंग होता है ना, हाइट उसका कम होता है, काफी टेंडर होता है। तो उसको हम लोग सीडलिंग, उस स्टेज को हम लोगों ने सीडलिंग स्टेज बोला है। डेफिनेशन देखिए यहाँ पे क्या है, ए यंग ट्री, shrubs एक्सेट्रा ग्रोन फ्रॉम द सीड फ्रॉम इट्स जर्मिनेशन अप टू अ सैपलिंग स्टेज, है ना। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन जो दिया है सैप के द्वारा दिया गया 1983 में, कि ऐसे ट्रीज, श्रब्स जो कि क्या है, सीड से डेवलप होते हो, ठीक है, फ्रॉम इट्स जर्मिनेशन अप टू सैपलिंग स्टेज। हम लोगों ने जाना है कि देखिए सीडलिंग स्टेज के बाद सैपलिंग स्टेज आता है, इसीलिए यहाँ डेफिनेशन में इन्होंने लिख रखा है कि जर्मिनेशन से लेके सैपलिंग स्टेज से पहले पहले तक जो स्टेज रहता है, उस स्टेज को हम लोगों ने क्या कहा है, सीडलिंग स्टेज कहा है, ठीक है। अब देखिए जो सीडलिंग और सैपलिंग स्टेज है ना, इसमें हम लोग डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे। जैसे मान के चलिए, देखिए सीडलिंग है, सैपलिंग है, हालांकि ये सीडलिंग स्टेज में ये पौधा थोड़ा और बड़ा होता है, तो दोनों लगभग लगभग कंफ्यूजन हो जाता है कि सीडलिंग है या सैपलिंग है, अगर आप प्रैक्टिकली उसे फील्ड पे देखोगे। तो हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया सेट करा है। तो देखिए पहला क्राइटेरिया क्या है, इंडिया और वेस्ट अफ्रीका में ये क्राइटेरिया है कि जो हाइट से हम पता करते हैं, यहाँ मैंने लिख रखा है कि सीडलिंग जो होती है उसकी हाइट क्या है, अप टू 1 मीटर होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये पहला क्राइटेरिया। कनाडा में क्या होता है कि हाइट की जगह उन्होंने डीबीएच को सेलेक्ट करके रखा है। डीबीएच मींस डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, ठीक है। डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट सिंपली आप मान के चलो कि, मान के चलो कोई एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है लंबा सा, तो एक सर्टेन, वो जो फ्लो, जो जमीन है, जो ग्राउंड है, उससे हम लोग एक सर्टेन हाइट पे, ठीक है, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, ठीक है। क्योंकि जो डीबीएच का जो इन्वेंशन किया गया था एक लेडी द्वारा किया गया था, इसलिए उनके हम लोग सम्मान में इसको डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट नाम दिया गया। तो एक निश्चित जो हाइट है ग्राउंड से, एक निश्चित हाइट, जैसे इंडिया में 1.37 मीटर पे हम लोग डायमीटर लेते हैं, तो उसी तरह हम लोग वो जो उसका थिकनेस होता है, जो डायमीटर मेजर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, ठीक है। तो कनाडा में क्या है, जो सीडलिंग की जो पैरामीटर है वो क्या है, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट से हम लोग चेक करते हैं कि वो 1.25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उसको सीडलिंग कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर 1.25 से ज्यादा हुआ तो फिर वो किस में काउंट होगा, सैपलिंग में काउंट होगा। इंडिया और वेस्ट अफ्रीका में क्या है कि हाइट अगर 1 मीटर से ज्यादा हुआ तो उसको हम लोग किस चीज में काउंट करेंगे, उस चीज को हम लोग काउंट करेंगे सैपलिंग स्टेज में, ना कि सीडलिंग स्टेज में। ओके क्लियर। अब देखिए सैपलिंग स्टेज, ठीक है, मैंने बताया हाइट एबव 1 मीटर। डेफिनेशन देखिए, दिस इज ए यंग ट्री ऑफ ओवर 1 मीटर हाइट विच हैज नो डेड बार्क एंड हैज अ विगरस हाइट ग्रोथ। देखिए ये डेफिनेशन जो है एस एस नेगी साहब द्वारा दिया गया है, ये 1983 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसा यंग ट्री, ठीक है, यंग प्लांट जो कि 1 मीटर से ज्यादा हो, 1 मीटर से हाइट उसकी ज्यादा हो, और उसका जो डेड बार्क हो वो नहीं हो। इट मीन्स कि वो, उसमें वुडी जो बार्क हैं वो डेड नहीं होने चाहिए, है ना। और उसका जो हाइट है, वो ग्रोथ जो है काफी विगरस होना चाहिए, मतलब वो ग्रोइंग पीरियड में होना चाहिए। सैपलिंग स्टेज में क्या होता है कि जो ट्रीज होती है, जो प्लांट होती है, वो काफी हाइट में ग्रो करता है ना। सीडलिंग से वो, जैसे सीडलिंग स्टेज में वो खुद को स्टेबलाइज करता है। सैपलिंग स्टेज में क्या, वो धीरे धीरे अपने हाइट को बढ़ाता है, जितना ज्यादा वो बढ़ा सके वो हाइट को बढ़ाता है। हेंस यहाँ पे विगरस हाइट ग्रोथ इन्होंने मेंशन कर रखा है। देन ए पोल स्टेज। पोल स्टेज किसे कहेंगे, तो ऐसा स्टेज जहां पे कि हाइट जो है, जैसे सैपलिंग में हमने देखा कि हाइट जो है काफी उस समय ग्रो करता रहता हो। पोल स्टेज में क्या है कि धीरे धीरे आप देखोगे कि हाइट वो धीरे धीरे अब स्लो ग्रो कर रहा है, पहले फास्ट ग्रो कर रहा था, अब धीरे धीरे पोल स्टेज में क्या हुआ, हाइट जो है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। पहले जिस रफ्तार से ग्रो कर रहा था अब धीमा हो गया। एंड अब यहाँ क्या होता है, पोल स्टेज में हम ये नोटिस करते हैं कि अब वो हाइट बढ़ना थोड़ा कम करके अब क्या कर रहा है, वो अपना क्राउन एक्सपेंशन शुरू कर रहा है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो
ट्री है वो क्या करेगा, वो जितना खाना ले रहा है उसको यूटिलाइज तो करेगा। सैपलिंग स्टेज में उसने सारी एनर्जी कहाँ लगा दी, अपने हाइट ग्रोथ में लगा दी। पोल स्टेज में क्या कर रहा है, उसको अपना क्राउन भी एक्सपेंड करना है, तो अब वो एनर्जी जो है वो कहाँ लगाएगा, एनर्जी क्या है, डिवीजन हो गया। इसीलिए क्या है, वो हाइट का जो उसका ग्रोथ होता है वो हाइट को थोड़ा स्लो करता है और क्राउन एक्सपेंशन को इनिशिएट करता है। तो ऐसे स्टेज को हम लोग पोल स्टेज कहते हैं, ठीक है। देखिए, still young tree from the time its lower branches begin to die up to the time when the rate of height growth begins to slow down and crown expanse becomes marked. DBH not less than 10 centimeter and not more than 20 to 30 centimeter. देखिए यहाँ पे क्या क्या पैरामीटर सेट है कि जो ये है वो एक समय ऐसा आएगा जो अपने लोअर ब्रांचेस है, निचला जो ब्रांचेस है उसको क्या करे, धीरे धीरे वो फॉल कर दे, है ना। और हाइट ग्रोथ को क्या करे, वो धीमा करे। पहले जिस रफ्तार से बढ़ रहा था अब उससे थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड अब उसने क्या किया, अपना क्राउन एक्सपेंशन चालू कर दिया। डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। बट वो 20 टू 30 सेंटीमीटर से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इस स्टेज को हम लोग पोल स्टेज कहेंगे। ये डेफिनेशन जो है सैफ द्वारा दिया गया 1983 में। ओके, नेक्स्ट है, अब ट्री को देखें। ट्री क्या है, तो इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ ट्री, ठीक है। जो ट्री का जो प्रॉपर आपका डेवलपमेंट है, जैसे हम लोगों ने देखा सीडलिंग, सैपलिंग, पोल एंड देन ट्री, तो ये एक लास्ट स्टेज है ट्री डेवलपमेंट में, ठीक है। इट इज द फाइनल स्टेज अटेंडिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इन दिस स्टेज क्या होता है, इन दिस स्टेज हाइट ग्रोथ स्लो डाउन बट द एक्सपेंशन ऑफ क्राउन बिकम सिग्निफिकेंट। इस स्टेज में क्या होता है कि हाइट ग्रोथ हम बिल्कुल भी अब रुक जाता है और क्राउन एक्सपेंशन जो है अपने बिल्कुल पीक पे होता है। इस समय आप देख पाओगे कि ट्री का जो है क्राउन जो है काफी वाइड डेवलप हो जाता है। तो ऐसे स्टेज को हम लोग ट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि ट्री का जो स्टेज है, डिफरेंट 4 स्टेज है, सीडलिंग, सैपलिंग, पोल स्टेज, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब यहाँ हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ट्रीज के बारे में, ठीक है। तो ट्रीज में जो रिप्रोडक्शन होता है, ये दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। एक तो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे सीड की, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, ठीक है। अब आइए देखते हैं। सीड में क्या है कि कुछ चीज ऐसे होते हैं जो उनका सीड होता है वो क्या है, फ्रूट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप देख लो, प्लम है, एप्पल होता है, उसमें क्या होता है कि सीड जो है वो क्या है, फ्रूट के अंदर सेफ रहता है। जिससे कि क्या है, फिर वो सीड जब लैंड पे आता है वो धीरे धीरे क्या होता है कि जर्मिनेट करता है, सीड डॉर्मेंसी ब्रेक होती है। तो पहला ये। दूसरा क्या है, कुछ सीड्स में आप देखोगे कि उसके विंग्स होते हैं, जैसे साल सीड, साल का पेड़ आप लोगों ने देखा है। तो साल के जो सीड्स होते हैं उसको आपने कभी, आप कभी गौर से देखना, उसमें विंग्स बने हुए होते हैं, ठीक है। उसी तरह मैपल्स हैं, देन पाइन्स हैं, इन सभी के पास क्या होता है, विंग्स होते हैं सीड्स में। सम सीड्स कंटेन नट्स, जैसे एग्जांपल आप देख लो, वॉलनट्स को देख लो, है ना। सम अकर्स इन कोन, मैंने एग्जांपल दिया था पाइन्स का। यहाँ फिर्स के साथ भी यही होता है, स्प्रूस जो है उसमें भी कोन्स मिलते हैं। सम चीज में आप देखोगे कि जो उनका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो फ्लावर होता है, उसमें क्या होता है कि मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही फ्लावर में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे आप एग्जांपल देख लो एप्पल, तो इस प्रोसेस से वो रिप्रोडक्शन होता है ट्री में। कुछ ऐसे ट्रीज रहते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर जो होता है वो सेपरेट, मेल और फीमेल ऑर्गन जो सेपरेट फ्लावर में होते हैं, जैसे कि मैपल्स हो गया, वॉलनट्स हो गया। कुछ में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल जो होता है दोनों अलग अलग ट्रीज ही होता है ना। जैसे एसेस है, तो इस केस में क्या है कि दोनों ट्रीज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ये मेल ट्री हो गया, ये फीमेल ट्री हो गया। तो यहाँ जो पॉलिनेशन होगा इन दोनों के बीच में होगा, दो डिफरेंट ट्रीज के बीच में होगा, तो फिर फर्दर रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला रिप्रोडक्शन जो है सीड से। अब हम लोग देख बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोडक्शन कैसे हो पाएगा, एक तो स्प्राउटिंग से होगा, दूसरा रूट सकर्स। रूट सकर्स क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि, मैं उदाहरण दूं, जैसे चंदन। चंदन में क्या होता है कि अगर चंदन का पेड़ यहाँ लगा, चंदन का पेड़ अगर यहाँ पे आपका लगा हुआ है सीधा, और इसकी जो जड़ें हैं, ठीक है, इसकी जो जड़ें जो फैली हुई है, तो ये कुछ समय बाद क्या होगा कि आपने एक चंदन का पेड़ लगाया है, लेकिन कुछ समय बाद आप नोटिस करोगे कि उसके बगल में भी छोटे छोटे चंदन के पेड़ आ रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो दरअसल जो चंदन का रूट्स होता है, उसी रूट से वो फिर जर्मिनेट होकर एक नया
पौधा बन जाता है, एक नया प्लांट निकल आता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को जो कि वेजिटेटिव पार्ट रूट से हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट शकर्स बोलते हैं। चंदन में ये मिलता है। देन स्टम्प्स, स्टम्प्स क्या होता है, मान के चलो कि ये कोई पेड़ है, ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर हाइट से काट दे रहे हो। जनरली 30 सेंटीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, ठीक है। तो आपने उसको काट दिया, काटने के बाद क्या है कि वो फिर से जिस जो आप एक बेस को काट, जो आप जैसे ये पेड़ है, आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो कट करने के बाद वो क्या होता है, वहां से फिर काफी सारे शूट्स निकलने चालू हो जाते हैं, है ना। इसको हम लोग कॉपिशिंग भी कहते हैं। वो क्या होता है कि जो आप जितना काटते जाओगे ना, तो उतना ज्यादा ही उसका विगरस कॉपिस ग्रोथ होता है। तो इस प्रोसेस से भी वो प्लांट जो है फिर से रिप्रोड्यूस होता है। तो ये जो है वेजिटेटिव पार्ट हो है, तो इसलिए इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप डलबर्जिया शीशो को ले सकते हैं, शीशम है ना। देन रूट्स, रूट्स में हमने बात किया। देन अब है स्टेजेस इन रिप्रोडक्शन, क्या क्या स्टेज है रिप्रोडक्शन में। तो पहला फ्लावरिंग है, पॉलिनेशन है, सीड प्रोडक्शन है, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट है। मान के चलिए कोई एक ट्री है ना। अब वो रिप्रोड्यूस करना चाह रहा है, अपने स्पीसीज को एक्सपेंड करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है। तो सबसे पहले क्या है, उसमें फूल लगना चाहिए। फूल लगेगा तो क्या होगा, फिर पॉलिनेशन होगा। जब पॉलिनेशन होगा तो सीड प्रोड्यूस होगा। एंड देन सीड जब प्रोड्यूस होगा, वो सीड फिर से जमीन पे गिरेगा, एंड देन फिर जर्मिनेशन होगा, एंड देन फिर वहां से क्या होगा, सीडलिंग जो है वो आएगा। तो ये 4 स्टेजेस में हम लोग रिप्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं। पहला फ्लावरिंग स्टेज, पॉलिनेशन स्टेज, सीड प्रोडक्शन स्टेज एंड सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट स्टेज। अब आइए हम देखते हैं। देखिए फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है, जैसे फ्लावर है, ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हम लोग फ्लावर को क्या बोल सकते हैं कि एक मॉडिफाइड शूट है, जो कि एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म जो ट्री है, उसमें एक मॉडिफाइड शूट है। इसमें क्या होता है कि पिस्टल्स होते हैं, स्टेमेंस होते हैं, सेपल्स, पेटल्स होते हैं, है ना। फ्लावरिंग जो होता है, एक सर्टेन एज आने पे ही प्लांट जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है। और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का जो फ्लावरिंग पीरियड होता है, वो भी डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि सभी मई महीने में ही आपको फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक जो स्पीसीज होती है, सबकी अलग अलग फ्लावरिंग पीरियड होती है, जिसको हम लोग फेनोलॉजी के अंदर डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लावरिंग, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फ्लावरिंग के पीरियड को। तो पहला तो है एक्शन ऑफ हार्मोन। दूसरा सीड्स, अगर आप किसी पौधे को शेड में लगा दिए हो, तो उसका जो फ्लावरिंग पीरियड होता है वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। अगर उसको मई में फूल देना है, तो वो उसको 1 महीना एक्सटेंड हो जाएगा, जून में देगा, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्लावरिंग पीरियड उसका स्लो हो जाता है। देन क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हाई है, तो भी क्या है कि फ्लावरिंग जो होता है वो भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है कि रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिनेशन। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या है, आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड डेवलपमेंट नहीं होगा। जब सीड डेवलपमेंट ही नहीं होगा, तो फिर से जर्मिनेशन कहाँ हो पाएगा, सीडलिंग कहाँ से आएगा। सो पॉलिनेशन की डेफिनेशन देखिए, द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट टू माइक्रोफाइले इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, ठीक है। तो पोलन का जो ट्रांसफर होता है स्टिग्मा टू माइक्रोफाइले, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ये डेफिनेशन जो है चौधरी जी ने दिया है 1971 में, ठीक है। इसके अलावा भी कई डेफिनेशन हैं, मैंने लिख रखा है। जनरली जो है हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम वन ट्री टू अनदर ट्री और फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से में ट्रांसफर जो होता है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कंसिडर कहते हैं, सिंपली जो आम भाषा, ठीक है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, जो कि सैप द्वारा दिया गया 1983 में, द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है। इन्होंने काफी सरल भाषा में लिखा है, सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। उसको इन्होंने पॉलिनेशन कहा है। अब देखिए पॉलिनेशन को थोड़ी और डिटेल में हम लोग देखते हैं कि पॉलिनेशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ इट मीन्स कि खुद पे ही,
ट्रांसफर ऑफ pollen from one anther to a stigma within same flower is always found in a bisexual crop. ठीक है, सिंपल यहाँ ये है कि सेम ही फ्लावर में अगर क्या है कि पोलन जो है वो स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर पे, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, जनरली सेल्फ पॉलिनेशन देखा गया है बाइसेक्सुअल क्रॉप में, ऐसे मत क्रॉप्स यानी कि एक ही फ्लावर में उसमें दोनों पार्ट्स हो, मेल भी पार्ट हो फीमेल भी पार्ट हो, तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता है। क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम वन प्लांट टू दी स्टिग्मा इन फ्लावर ऑन ए डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जो पॉलिन ट्रांसफर हो रहा है स्टिग्मा से पॉलिन जो ट्रांसफर हो रहा है वो दूसरे प्लांट में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ जो सिंगल फ्लावर है उसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट नहीं है। ठीक है, इट मे बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। यहाँ एक कंडीशन ये है कि हो सकता है कि वो प्लांट जो है उसमें पहला कंडीशन तो मैंने बताया कि यूनिसेक्सुअल, यानी कि वो एक जो पेड़ है उसमें या तो केवल मेल फूल होंगे और फीमेल फ्लावर होंगे, दोनों अलग अलग ब्रांचेस में होंगे, तो सेम ट्री में ही एक फ्लावर से वो दूसरे फ्लावर पे पोलन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, पहला कंडीशन जो कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हुआ। तो दूसरा कंडीशन क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर केस में इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है, क्योंकि मान के चलिए एक पेड़ में बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल फ्लावर का वो फीमेल फ्लावर में ट्रांसफर होगा पोलन, तो पोलिनेशन हुआ। अब मान के चलिए उसी पेड़ में बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है, ऐसे फ्लावर जिसमें मेल भी पार्ट है फीमेल भी पार्ट है, तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से दूसरे बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी तो वो ट्रांसफर हो सकता है। हेंस यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन जो है बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल क्रॉप में भी हो सकता है, बट सेल्फ पॉलिनेशन जो है ऑलवेज बाइसेक्सुअल क्रॉप्स में ही होगा। अब देखिए कुछ टाइप्स हैं पॉलिनेशन की, जो एजेंट है उसके आधार पे क्या है, एनिमोफिली। एनिमोफिली में यहाँ क्या है, एजेंट जो होता है पॉलिनेटिंग एजेंट एयर होता है ना, तो इसको हम लोग एनिमोफेली बोलेंगे, यानी पॉलिनेशन थ्रू एयर इज एनिमोफेली। एग्जांपल्स कुछ ट्रीज के मैंने दे रखे हैं, पाइन्स हैं, देवदार है, एबिस पिनरो। यहाँ आप ध्यान दीजिए कि जो एयर से पॉलिनेशन होगा, यहाँ आप समझ सकती है कि ऐसे ट्रीज में ही एयर के थ्रू पॉलिनेशन पॉसिबल है, जिसमें कि क्या है, जो आपका जो पोलन हो वो क्या हो, काफी हल्का हो। समझ रहे हैं ना आप बात को, ताकि एयर जो है उसको आसानी से कैरी कर सके, जो कि जनरली पाइन्स, देवदार, एबिस पिनरो, स्मिथियाना में देखा जाता है। देन है जूफिली। जूफिली एनिमल, यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट क्या हो जाते हैं, एनिमल हो जाते हैं। ठीक है, इस केस में देखिए जैसे कि मैंने दे रखा है, लिख रखा है एंथोसिफेलस स्पीसीज में। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं एंथोसिफेलस कदम्बा की। एंथोसिफेलस कदम्बा एक ट्री है, इंडियन इंडिजिनस ट्री है, हम लोग इसे कदम के नाम से भी जानते हैं, है ना। येलो येलो कलर का फ्रूट इस पे लगता है। तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है ये एनिमल के थ्रू होता है, और एनिमल में भी स्पेशली जो एनिमल इससे जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बैट बोलते हैं। बैट जो है एंथोसिफेलस कदम्बा में, कदम के पेड़ में पॉलिनेशन का काम करता है, स्पेशली जो बैट। देन है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मीन्स इंसेक्ट, इंसेक्ट के माध्यम से जो पॉलिनेशन होता है, इसका उदाहरण आप टीक और साल को ले सकते हैं, है ना। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली ऐसे यहाँ पे एजेंट जो हो जाएगा आपका पॉलिनेशन का, वाटर हो जाएगा, है ना। तो जनरली इसमें क्या है, स्वैम्प स्पीसीज जो वाटर के वाटरी स्पीसीज होते हैं उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा, वाटर के माध्यम से इसमें जर्मिनेशन पॉलिनेशन होता है, सॉरी। अब देखिए क्या है, अगला पॉलिनेशन हो गया, सीड डेवलपमेंट हो गया। देन क्या है, वो सीड आपका लैंड पे गिरेगा, देन आता है सीडलिंग स्टैब्लिशमेंट स्टेज, है ना। तो सीडलिंग स्टैब्लिशमेंट स्टेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इधर इन नर्सरी और नेचुरल केस में भी बात करें। मान के चलिए कि सारे प्रोसेस हो चुके हैं, आपका पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड डेवलपमेंट भी हो गया, बट सीडलिंग स्टैब्लिश ही नहीं हो पाया, सीड गिरा, बट क्या है कि वो ग्रेजिंग और ब्राउजिंग के कारण क्या है कि वो आपका सीड बचा ही नहीं, तो फिर सीडलिंग कैसे डेवलप होगा, है ना। सीडलिंग डेवलप नहीं होगा तो आपका ट्री नहीं बनेगा। इसीलिए सीडलिंग स्टेज जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। अब देखिए सब मेजर फैक्टर्स हैं जो सीडलिंग स्टेज को डिटरमाइन करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। पहला तो फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हम लोग सभी जानते हैं, केमिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करता है,
क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से क्या करता है कि वो अपना भोजन बनाता है ना। यहाँ पे देखिए रिएक्शन मैंने लिख रखा है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी सनलाइट। देन यहाँ ये प्रोड्यूस करता है ये प्रोड्यूस करता है C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है। ये जो है ग्लूकोज फॉर्मेशन करता है। सीडलिंग can't survive without the sugar product produced by the photosynthesis। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है तो सीडलिंग क्या होता है, डाई कर जाएगा, मर जाएगा। हेंस यहाँ पे हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस को एक फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में देखा है कि फोटोसिंथेसिस से क्या बन रहा है, यहाँ ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज क्या एक तरह का शुगर है, और शुगर अगर नहीं, शुगर प्रोडक्ट अगर सीडलिंग स्टेज में नहीं मिलेगा प्लांट को तो वो क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सिम्बायोसिस। हमने फोटोसिंथेसिस देखा, दूसरा है सिम्बायोसिस। ये भी फैक्टर काफी हद तक मैटर करता है। सिम्बायोसिस को आप ये समझ सकते हैं कि एक म्यूचुअलिज्म है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जैसा कि रूट्स में आप, रूट्स और फंगी के बीच में है कि क्या होता है कि रूट्स में जो फंगाई है वो अटैच हो जाते हैं प्लांट्स के, और वो क्या करते हैं, उसको मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड उसको देते हैं, जिस कारण क्या है कि फंगी जो है वो भी क्या है, रूट्स में वो अपना रह रहा है, और रूट्स जो है उस रूट्स के माध्यम से जब फंगी उसमें अटैच हो जाता है तो वो उसको इनेबल कर देता है कि वो सॉइल से मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब को वो क्या कर सकता है, वो अच्छे से ले पाता है। तो ये आपका म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो सिम्बायोसिस भी सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट में एक अहम भूमिका निभाता है। देन है डाइंग बैक। डाइंग बैक क्या है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई भी प्लांट कुछ समय के लिए अपने आप को मरा हुआ के जैसा एक्ट करता है, एंड देन जब सुटेबल कंडीशन आती है तो वो फिर से अपने आप को जीवित कर लेता है। सपोज मान के चलिए एक प्लांट है और अचानक से क्या है कि काफी ज्यादा वहां सूखा की स्थिति आ गई, तो उससे क्या होगा कि पहले तो वो अपने आप को सारे पत्ते झाड़ देगा। उससे क्या उसको बेनिफिट होती है कि जब पत्ते अगर रहेंगे तब तो ट्रांसपिरेशन होगा, और जब ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या होगा कि जितना भी वाटर है वो सारा क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो प्लांट क्या करता है कि सारा पत्ती झाड़ देगा। पत्ती झाड़ देने से क्या, अब ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, ट्रांसपिरेशन तो अब रहा नहीं, तो जो भी वाटर है वो उसको कंज्यूम करके रख लेता है। इन केस ऑफ एक्सट्रीम सिचुएशन, सूखा वगैरह आ गया है ना, उस केस में वो करता है। मान के चलिए काफी ज्यादा फ्रॉस्ट आ गया, उस केस में वो करता है। और फिर जब दोबारा उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो फिर से अपने आप को वो लीफ जो है रिजनरेट कर देता है, और फिर अपने आप को फिर से वो स्टेबलाइज कर देता है ना। इट्स अ प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग द ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डेथ, ठीक है। ये डाइंग बैक जो है यहाँ मोस्ट कॉमनली आप साल में देखोगे, ये काफी कॉमन है डाइंग बैक, ठीक है। देन है मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट फैक्टर ये मोर्टेलिटी रेट एंड डेथ रेट भी जो है वो सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट में काफी अहम फैक्टर है ना। तो टोटल 4 फैक्टर थे जो कि सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगले वीडियो में हम सिल्वीकल्चर के और टॉपिक्स को डील करेंगे। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट की, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज की, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और ऐसे ही आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जो और भी आपके दोस्त हैं जो कि फॉरेस्ट्री से संबंधित वीडियो को देखना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।